सीएम पुष्कर सिंह धामी को महिलाओं ने बांधी राखी। सीएम धामी ने बहनों का जताया आभार। महिला सशक्तिकरण के लिए बताया प्रतिबद्ध। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। उत्तराखंड में तीसरी बार आएगी धामी सरकार। कांग्रेस के सर्वे पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री शिवराज का उत्तराखंड दौरा। मंच से की सीएम धामी के कार्यों की तारीफ। कहा जनहित में लिए कई ऐतिहासिक निर्णय। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र ज्योति का बयान। एसआईआर में नहीं काटने देंगे मतदाताओं के नाम। बीजेपी पर लगाया साजिश करने का आरोप। श्रीनगर में एम्बुलेंस से 90 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने किया चालक को गिरफ्तार। एनडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। जीएमएस रोड और सर्विस स्टेडियम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की। तो सीएम धामी ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उनके स्नेह के लिए आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण समाज की मजबूती के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं परिवार के साथ प्रदेश के विकास में भी बड़ी भूमिका निभा रही है। इस दौरान सीएम ने महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। वहीं हरिद्वार के लक्सर में रक्षाबंधन का पर्व इस बार सियासी रंग में भी नजर आ रहा है। सैकड़ों महिलाओं ने मंत्री ओम प्रकाश को बता दें कि रक्षा सूत्र बांधा। रक्षाबंधन समारोह में गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी उत्साह से भर दिया। बता दें कि अंबर की प्रस्तुति पर जमकर तालियां बजी। वहीं भाजपा के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने आयोजन को सियासी चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि मंत्री ओम प्रकाश ने चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मैंने जैसे पहले कहा है कि ये कार्यक्रम मैं हर वर्ष करूंगा। मां गंगा ने चाहा, महादेव ने चाहा, मैं अपनी बहनों के बीच में जाता रहूंगा, आता रहूंगा। उनका दुख और सुख का साथी होने का मैंने संकल्प लिया आज। और मैं सभी बहनों का, सभी क्षेत्रवासियों का, पूरे विधानसभा के लोगों का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। पूरे कार्यक्रम में मुझे केवल और केवल एक अच्छी भावना नारियों के प्रति, नारी शक्ति के प्रति, उनको बहनों की जो जरूरत बहनों को पड़ सकती है, उस जरूरत के प्रति एक अच्छी भावना देखने को मिली और वो संकल्प देखने को मिला। जिस संकल्प को सुनने के लिए और देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, मैंने खूब प्रेम देखा, नारियों में खूब विश्वास देखा, खूब प्रेम देखा। त्योहारों को मनाते हैं हम, हर मजहब में, हम हर धर्म में, हर इंसान में जो है वो भगवान और प्यार को ढूंढते हैं और ऐसा ही एक पर्व है रक्षाबंधन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर। जमदग्नि जी के लिए इतना जो है वो सैलाब उमड़ा है माताओं और बहनों का, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि माताएं बहनें अपना विश्वास दिखाने के लिए भी उनको यहाँ पर आई हैं। वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में इस बार भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी बार चाहे सर्वे करा ले, लेकिन पार्टी अपने ही सर्वे के आधार पर खुद को प्रदेश में विजेता घोषित कर देती है। कांग्रेस जनता के बीच जाकर सर्वे करती है तो जनता उसे नकारने का काम करती है। इस बार भाजपा पिछले बार के मुकाबले और अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जनता धामी सरकार की नीतियों से खुश है। कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सजा अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे।
वहीं रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र ज्योति ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विधायक का कहना है कि फॉर्म 7 के जरिए बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई गई है जिन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं वीरेंद्र ज्योति ने इस पूरे मामले को किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है उसके भी नाम से आपत्ति दर्ज की गई है। तो वहीं विधायक ने कहा कि झबरेड़ा क्षेत्र का कोई भी वैध वोट कटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को चिन्हित करके इनके वोटों को काट दिया जाए। इस मंशा के साथ कई हजार आपत्तियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ के वोटर्स पर लगाई है कि ईपिक आईडी और फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग कर गतिमान है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। वहीं भट्ट ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी वंदे मातरम को राष्ट्र भावना से ओतप्रोत बताया था, मगर कांग्रेस ने उनके विचारों को भी नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रगान और वंदे मातरम को समान दर्जा दिया था। मैं उन प्रस्ताव के कुछ मूल बिंदुओं को आप सबके सम्मुख रख रहा हूं। वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के विभाजनकारी प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करने के फैसले का कड़े शब्दों में विरोध करती है। भाजपा के लिए राष्ट्र स्वाभिमान, देशभक्ति और देश की अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नैनीताल का रुख करेंगे, जहां नैनीताल में 16 सितंबर से होने वाले 124वें नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में महोत्सव के पोस्टर का लोकार्पण किया। इसके बाद राम सेवक सभा ने नैनीताल में पोस्टर लॉन्च कर महोत्सव के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। बैठक में महिलाओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है और विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। इस बार महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आयोजन समिति और जिला प्रशासन व्यापक तैयारियों में जुटे हुए हैं। महिला समिति घर घर जाकर पोस्टर वितरित करने के साथ भेंट इकट्ठा करेंगी। मां नंदा सुनंदा के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। 16 सितंबर को मां नंदा सुनंदा भक्तों को दर्शन देंगी। जो हमारा क्रम है उस क्रम में और भव्यता प्रदान करने के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जब मातृशक्ति ने जो लगातार इन वर्षों में हम सबको सहयोग करती आ रही है, उन्होंने आज इस बैठक में बढ़ चढ़कर शिरकत की। और जो हमारा महोत्सव 16 सितंबर से 23 सितंबर तक होगा, उसके लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का मन बनाया उन्होंने। वहीं उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कर्म के कारण किसी मंत्री, मुख्यमंत्री की प्रशंसा होना राजनीति में उसके लिए आशीर्वाद होता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए किए गए कार्यों के चलते उनकी तारीफ होती है। बहुत आनंद हुआ सचमुच में जब किसी साथी की कर्म के कारण प्रशंसा हो और आशीर्वाद मिले तो हम सबके लिए गर्व का विषय है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। वहीं हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया है। विकास के पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ जनहित के निर्णय लिए गए हैं। अन्य सरकारों के लिए सीएम धामी ने मिसाल पेश की है। राजनीतिक साहसपूर्ण कार्य हुए हैं। एक संविधान, एक कानून, समान नागरिक संहिता का काम यहां उत्तराखंड में हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है।
अलग अलग बोर्डों के नाम पर बच्चों को पकड़ाया जा रहा था। मदरसों में कई जगह राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही थी। मदरसा बोर्ड को भंग करके वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन स्टेट वन एजुकेशन सिस्टम को लागू किया। जोरदार अभिनंदन, ये बड़े काम हुए यहाँ पर। वहीं रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर स्टाफ मशीनों की कमी को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि सरकार विकास कार्य की बात तो करती है, मगर धरातल पर विकास कहीं भी नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि रामनगर चिकित्सालय केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। वक्ताओं ने कहा कि 100 बेड के अस्पताल में मानकों के हिसाब से सुविधाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में सर्जन, ऑर्थोपेडिक, बाल रोग विशेषज्ञ समेत कई चिकित्सकों की कमी है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी नियुक्ति की जाए। और तीसरा, यहाँ पर जो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और जो तमाम अन्य तरह की सुविधाएं हैं डायग्नोज को लेकर, उस डायग्नोज की सुविधाओं को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, 1 महीने के बावजूद यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी बदलाव नहीं आया है। और अब कोटद्वार का रुख करेंगे, जहां कोटद्वार में रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानों को हटाने के नोटिस के बाद व्यापारियों का विरोध तेज हो गया है। कई दुकानदारों को रेलवे की ओर से जगह खाली करने का नोटिस मिला है। इसके बाद व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे कई सालों से यहां दुकानें चला रहे हैं और अचानक हटाने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों ने दूसरी जगह दुकानें देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर व्यापारियों ने मंगलवार को बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है। वहीं देहरादून में डीबीएस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों में चिंता बढ़ती ही जा रही है। वहीं छात्रों का कहना है कि सीओटी के माध्यम से पिछले 3-4 महीनों में करीब 160 से 180 विद्यार्थियों के ही प्रवेश हुए हैं, जबकि कॉलेज में बड़ी संख्या में सीटें अभी भी खाली हैं। फिलहाल कॉलेज परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं छात्रों ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय के सचिव और रजिस्ट्रार को कई बार ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने जल्द से जल्द मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की है, ताकि खाली सीटों को भरा जा सके। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से 1 सप्ताह के भीतर मेरिट बेस्ड एडमिशन शुरू करने की मांग की है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरिट बेस का एडमिशन खोले, क्योंकि पर्वतीय अंचलों में बसने वाले जो डिग्री कॉलेज हैं और जितने भी 12th बेस के जो इंटर कॉलेज थे, वहाँ पर छात्रों को सूचना मिलती नहीं है, ना तो वो एग्जाम दे पाते हैं। और इस वर्तमान में स्थिति है कि 1500 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर डीबीएस में भी खाली हैं। तो वही डीएवी के हाल है, वही गढ़वाल विश्वविद्यालय के हाल है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस सत्र में, इस 1 सप्ताह के अंतर्गत मेरिट बेस पर एडमिशन और एक छात्रों की जो एडमिशन है वो पूर्ण रूप से हो पाए। वहीं नैनीताल की मशहूर मॉल रोड पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई है। बारिश के बाद कई जगह सड़क पर पानी जमा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालियों की सही सफाई और पानी की निकासी नहीं होने से ये परेशानी लगातार बनी हुई है। मॉल रोड पर पहले से कई जगह दरारें और टूट फूट भी बताई जा रही है। ऐसे में सड़क पर पानी जमा होने से लोगों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय सभासद ने भी प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये है कि अगर जल भराव के चलते सड़क को और नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर यही गतिविधि नैनीताल में चलती रही, आज ही देखिए आप माल रोड पे कितना ट्रैफिक का लोड है, यातायात दबाव कितना है, जबकि अब माल रोड की सहन शक्ति मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुकी है। अगर नैनीताल को बचाना है तो माल रोड पे सर्वप्रथम जो वाहनों का दबाव है उसको कम करना पड़ेगा। और जो कार्य की धीमी गति के लिए आप कह रहे हैं, देखिए उस काम में ज़्यादा इंजीनियर लोग एक्सपर्ट होते हैं, वही लोग बता पाएंगे। लेकिन कार्य की गति धीमी तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है। जब भी ऐसी बरसातें होती हैं तो लोअर माल रोड में पानी हमेशा से ही भरता आया है। तो जब इतना बड़े बड़े काम हमारे लोअर माल रोड में हो रहे हैं तो मेरा निवेदन रहेगा इसी ट्रीटमेंट वाले कार्य के साथ साथ इसका अलाइनमेंट ठीक करके इस सड़क का पानी को निकालने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वहीं हरिद्वार में सावन के आखिरी सोमवार पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आधी रात के बाद से
शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचने लगे। सुबह होते होते मंदिरों में लंबी कतारें लग गई। शिवालिक नगर के शिव मंदिर में भी भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध और गंगा जल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इसी के साथ श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ सावन को भी विदाई दिया। हाँ, पार्वती की जय है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, वैसे तो पूरे सावन के सोमवार के अलावा भी पूरा सावन के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ जलाभिषेक के यहाँ रहती है। पर शिवरात्रि के दिन या जैसे आज आखिरी सोमवार है, इसमें भक्त बड़ी संख्या में सुबह से भक्त लोग आ रहे हैं। यहाँ की विशेषता एक और भी है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित है। वहीं लोहाघाट के ऐतिहासिक GIC खेल मैदान में पहली बार महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ समेत 6 टीमों की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला लोहाघाट और पिथौरागढ़ के बीच खेला गया। पहले हाफ में दोनों टीमें कई गोल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ में ही पिथौरागढ़ ने शानदार खेल दिखाते हुए 3 गोल कर दिए। पिथौरागढ़ ने लोहाघाट को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच देखने के लिए मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विजेता टीम को 11,000 और उप विजेता को 5100 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। आयोजकों ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मकसद बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने का मौका देना है। 2 दिवसीय इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार। विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन